नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरबी मांडे एकेडमी में। हम अभी लेखाशास्त्र के परिचय के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने लेखाशास्त्र के परिचय के बारे में ली, जिसमें हमने पढ़ा पुस्तपालन क्या होता है, लेखांकन क्या होता है, लेखांकन और लेखाशास्त्र यानी कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस है या फिर दोनों एक ही चीज़ है, ये भी हमने पढ़ी, उसके ऊपर डिस्कस किया हमने। इसके अलावा हमने और भी कई सारी चीज़ें पढ़ी कि बुक कीपिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है और जो अकाउंटिंग है, जो लेखाशास्त्र है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है, दोनों में क्या डिफरेंस है और लेखांकन का उद्भव किन किन स्टेज से होकर आज पहुंचा है, लेखांकन के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी। ये वाली क्लास देखने से पहले आप पिछली क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि ये क्लास तभी समझ में आएगी आपके जब आपने पहली वाली क्लास आपने देखी होगी। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं लेखांकन के कार्य से कि लेखांकन के कार्य कौन कौन से होते हैं और इनको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, वो आराम से हम समझेंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली है, यहाँ पर आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये वाली क्लास देखने से पहले पिछली वाली क्लास आप ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें वही चीज़ें हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी है। तो लेखांकन के कार्यों की हम बात करते हैं। लेखांकन के कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रचनात्मक कार्य, उसके बाद में हम पढ़ेंगे संलेखात्मक कार्य यानी कि रिकॉर्डेटिव फंक्शन, और फिर हम पढ़ेंगे व्याख्यात्मक कार्य, और लास्ट का हमारा कार्य हो जाता है परीक्षात्मक कार्य यानी कि ऑडिटिव फंक्शन। तो पहले हम बात कर लेते हैं रचनात्मक कार्य की यानी कि कंस्ट्रक्टिव फंक्शन। देखो, कंस्ट्रक्टिव यानी कि इसका मतलब है हम किसी चीज़ को हम बनाएंगे यानी कि फॉर्मुलेट करेंगे, उसकी डिज़ाइन करेंगे, यानी कि कोई भी काम करने से पहले हम एक तरह से प्लानिंग बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं रचनात्मक कार्य। यानी कि आप किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी जो आप रचना करते हो उसी को हम बोलते हैं रचनात्मक कार्य। तो इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है व्यवसाय में लेखांकन प्रणाली की स्थापना, यानी कि आप अपने व्यवसाय में जो लेखांकन की प्रणाली है वो आप कौन सी यूज करोगे, उसकी स्थापना करोगे। और उसके बाद में विभिन्न प्रकार के जो भी प्रमाप है, पुस्तकें हैं, उनकी संख्या का आप निर्धारण करोगे कि आप अकाउंटिंग के दौरान कौन कौन से स्टैंडर्ड है आप उनका यूज करोगे, और आपकी बिजनेस मॉडल के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर पुस्तकों की संख्या कौन कौन सी है, पुस्तकों की संख्या कितनी है, कौन कौन सी है, उसका भी आप क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। लेखांकन सूचनाओं को प्रकट करना और अशुद्धियों एवं छल कपट पर नियंत्रण, ये नियंत्रण वगैरह ये प्रोसेस है, ये आप रचनात्मक कार्य के अंदर ही कर लोगे, क्योंकि बाद में आगे जाके छल कपट ना हो, किसी प्रकार का गबन ना हो, तो उसके लिए भी आप रूपरेखा पहले से तैयार कर लोगे। तो ये सारे जो भी कार्य हैं ये रचनात्मक कार्य के अंदर शामिल किए जाते हैं। दूसरा कार्य है संलेखात्मक कार्य यानी कि रिकॉर्डेटिव फंक्शन। इसके अंदर प्योरली हम करते हैं, इसके अंदर रिकॉर्ड मेंशन करते हैं, यानी कि लेखन का काम करते हैं, लेखांकन करते हैं। अब इसमें क्या क्या काम करते हैं, इसमें देखो, आर्थिक लेन देनों को प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज करते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रारंभिक लेखा पुस्तकें कौन कौन सी होती है, हमने डिटेल से बात करी है। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों के बारे में मैंने आपको बताया था, मैं वापस बता देता हूँ कि प्रारंभिक लेखा की पुस्तकें, अगर कोई छोटा व्यवसायी है तो उसके लिए जर्नल काम आती है, और यदि कोई बड़ा व्यवसायी है उसके अंदर लेन देनों की अगर संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है सब्सिडरी बुक्स यानी कि सहायक बहियाँ, और छोटे जो व्यापारी होता है उसके लिए प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है जर्नल। उसके बाद में खाता बही में समस्त लेन देनों का मदवार विभाजन, यानी कि हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, और ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये वाली क्लास देखने से पहले पिछली वाली क्लास आप ज़रूर देखना। तो इसमें फिर बाद वाली स्टेप होती है तलपट तैयार करना, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और जो खाता बही होती है हमारी उसकी गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए हम क्या तैयार करते हैं, तलपट। तो ये खाता बही हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, और तलपट को भी हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना समझना जरूरी है कि जो संलेखात्मक कार्य होते हैं उसके अंदर कौन कौन से काम शामिल होते हैं। तीसरा है व्याख्यात्मक कार्य यानी कि इंटरप्रिटेटिव फंक्शन। अब ये व्याख्यात्मक कार्य क्या है कि आपने सबसे पहले आपने रचनात्मक कार्य किया, फिर आपने रिकॉर्ड किया, है ना, लेखांकन किया। अब उसके बाद में आपने व्याख्या कर रहे हो, आप अपने बिजनेस की जो वित्तीय स्थिति है उसकी व्याख्या कर रहे हो कि आपके बिजनेस की वित्तीय स्थिति कैसी है, लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। तो आप जो अपने बिजनेस के बारे में जो आपके आंकड़े बोलते हैं, जो आपके जो लेखे बोलते हैं आपके बिजनेस के बारे में, आपकी बिजनेस की सेहत के बारे में वो क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं व्याख्यात्मक कार्य।
इसके अंदर सारांश लेखन और निर्वचन आता है। सारांश लेखन मैंने बताया था आपको। सारांश लेखन का मतलब होता है कि इसके अंदर हम अंतिम लेखे तैयार करते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट यानी कि चिट्ठा बनाते हैं। और निर्वचन का मतलब होता है कि जो हमारे को ये फाइनल लेखे जो हमारे को जो सूचना बताते हैं उसको हम बोलते हैं निर्वचन, यानी कि इंटरप्रिटेशन करना, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को इंटरप्रेट करना, उसको हम बोलते हैं निर्वचन। और सारांश लेखन में हम तैयार करते हैं आय व्यय विवरण, साथ में बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट भी इसमें शामिल करते हैं हम। लास्ट में सूचनाएं उपलब्ध करवाना। जब हम सारांश लेखन करते हैं तो उसके बाद में निर्वचन करने के बाद में हम सबसे लास्ट वाली प्रोसेस होती है अकाउंटिंग की, सूचनाएं प्रेषित करना यानी कि संप्रेषण। ठीक, जो भी बाह्य और आंतरिक पार्टियां होती है, जो पक्षकार होते हैं, उनको हमारे बिजनेस की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में हम उनको सूचनाएं प्रेषित करते हैं। और सबसे अंतिम कार्य होता है लेखांकन का परीक्षात्मक कार्य, यानी कि जो भी ऑडिटर होता है, जो अंकेक्षक होता है, उसके द्वारा हम अपने जो वित्तीय लेखे होते हैं, जो अंतिम लेखे होते हैं, उनकी हम कराते हैं ऑडिटिंग कराते हैं, अंकेक्षण करवाते हैं और जांच करवाते हैं कि हमारे लेखे सही तो है या फिर कोई गड़बड़ी हुई है या फिर कोई गबन हुआ है, कौन से स्तर पे कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई हमारे से। तो इस प्रकार की जो जांच करवाई जाती है उसको हम बोलते हैं परीक्षात्मक कार्य। तो हमने लेखांकन के ये जो 4 कार्य हैं वो हमने पढ़े। लेखांकन के कार्य जिसमें हमने पढ़ा रचनात्मक कार्य, संलेखात्मक कार्य, व्याख्यात्मक कार्य और परीक्षात्मक कार्य। अब आती है साहब लेखांकन की विधियाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और लेखांकन की जो विधियाँ हैं उसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली 3 मेथड। लेखांकन विधियों का निर्धारण निम्न तथ्यों के आधार पर किया जाता है। अब देखो साहब, कोई भी बिजनेस है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है या फिर कोई भी वित्तीय संस्थान है, ठीक, तो उसमें जो लेखांकन विधियां होती है, मैंने अभी बताया कि लेखांकन विधियां 3 प्रकार की होती है। तो कौन सी विधि का हम यूज करेंगे वो कई सारे तथ्यों के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो तथ्य कौन कौन से हैं जिनके आधार पर लेखांकन विधियों का हम निर्धारण करते हैं। तो ये 5 तथ्य हैं जिनके आधार पर हम डिटरमाइन करते हैं कि हम हमारे बिजनेस के अंदर कौन सी लेखांकन विधि का प्रयोग करेंगे। तो पहला तथ्य है व्यवसाय का आकार, कि व्यवसाय का आकार छोटा है या फिर बड़ा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। विनियोजन की मात्रा, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर जो विनियोजक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने कितना पैसा लगा रखा है। तीसरा है व्यवसाय का क्षेत्र और प्रकृति, आपका व्यवसाय किस स्कोप में काम करता है, किस नेचर का है। भावी लाभ कैसे हैं, आपके फ्यूचर में जो अर्निंग होने वाली है वो किस प्रकार की रहने वाली है। और कानूनी आवश्यकता, यानी कि अगर आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर कानूनी प्रावधान ज़्यादा बने हुए हैं तो वो भी आपको देखना पड़ेगा साहब। तो लेखांकन विधियाँ, इनका निर्धारण करने से पहले ये 5 तथ्य हैं, इनके ऊपर हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। और उसके बाद में हम लेखांकन की विधि का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर बता रखा कि भारत में 3 लेखांकन विधियाँ प्रचलन में हैं। कौन कौन सी है? पहली है भारतीय बही खाता प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दूसरी है इकहरा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम। तीसरी है दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। अब ये जो लेखांकन प्रणालियां हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया के अंदर कितने प्रकार की लेखांकन विधियां प्रचलित है। तो 3 प्रकार की साहब, कौन कौन सी है वो हमने नाम बता दिया। अब तीनों की विशेषताएं पढ़ेंगे, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो पहली है भारतीय बही खाता प्रणाली। भारतीय बही खाता प्रणाली, इसके अंदर इसका अन्य नाम आपको जानना जरूरी है। इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। पहला नाम है देसी प्रणाली। इसको देसी प्रणाली बोलते हैं साहब, क्यों? क्योंकि इसका नाम ही यही है, भारतीय बही खाता प्रणाली, क्योंकि ये भारत में ज़्यादा प्रचलित है। और ये जो प्रणाली है ये विश्व की प्राचीनतम लेखांकन प्रणाली है, ये भी इसका नाम है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय बही खाता प्रणाली का दूसरे नाम भी बताइए, जिसमें देसी प्रणाली और विश्व की प्राचीनतम लेखांकन प्रणाली भी इसको बोलते हैं। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला है कि केवल भारतवर्ष में प्रचलित, ये प्रणाली केवल और केवल इंडिया में प्रचलित है साहब, ठीक। और इसमें आप लेखा किसी भी भारतीय भाषा में कर सकते हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, जो भी आपको आती है, आप किसी भी भारतीय भाषा में आप इसमें लेखा कर सकते हो। बट ऑब्वियस है, अगर आप किसी भी भारतीय भाषा में आपको इतनी छूट दे रखी है कि आप किसी भी भारतीय भाषा में लेखा कर सकते हो, तो फिर अंग्रेजी के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। लेखांकन हेतु देसी लाल पुट्टे वाली बही का प्रयोग करते हैं, इसमें देसी लाल पुट्टे वाली बही का प्रयोग करते हैं। 5वां है प्रारंभिक लेखा व खाता बही में खतौनी इसमें की जाती है। 6ठा है इसमें कच्चा आंकड़ा, माल खाता, लाभानी खाता, पक्का आंकड़ा, ये सारे तैयार किए जाते हैं, ठीक।
और इन आंकड़ों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, व्यवसाय में लाभ हानि का निर्धारण करते हैं और आर्थिक स्थिति का ज्ञान हमारे को प्राप्त होता है। 7वां है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है साहब, पूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रणाली। ये पूर्ण और वैज्ञानिक प्रणाली मानी जाती है। 8वां है, लेखांकन हेतु देशी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जैसे जमा एवं नाम पक्ष, सिरा, पेटा, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, देशी माह जैसे चैत्र से फाल्गुन इत्यादि। ये जो देशी शब्दावली है इनका इसमें प्रयोग किया जाता है और इसमें विशिष्ट ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी प्रणाली है इकहरा लेखा प्रणाली। इसकी क्या क्या खास बातें हैं। पहला है, छोटे व्यापार के लिए उपयुक्त है साहब। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छोटे व्यापार के लिए कौन सी लेखा प्रणाली उपयुक्त है, तो वह है इकहरा लेखा प्रणाली। ठीक, और इसमें केवल अनुमानित लाभों की जानकारी मिलती है। ठीक, अनुमानित लाभ इसमें मिलते हैं, एग्जैक्ट आंकड़े आपको नहीं मिलने वाले, इसमें केवल अनुमानित लाभों की जानकारी आपको मिलेगी। और ये अनुमानित आपको जानकारी दे रही है, इसलिए ये क्या है, कम खर्चीली है और सरल है साहब। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। इसमें एक रोकड़ बही और एक स्मरणार्थ बही, इसके अंदर 2 बहियाँ बनाई जाती है। पहली तो है रोकड़ बही और दूसरी है स्मरणार्थ बही यानी कि मेमोरेंडम बुक। 5वां है, इन बहियों में केवल व्यक्तिगत व्यवहारों को दर्ज किया जाता है। केवल और केवल व्यक्तिगत जो ट्रांजैक्शन होते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु से संबंधित, व्यक्ति विशेष से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको दर्ज किया जाता है। और आप सभी जानते हो कि व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं, जैसे कोई प्राकृतिक व्यक्ति हो गया जैसे आप और मैं, इसके अलावा कोई कृत्रिम व्यक्ति हो गया जैसे कोई कंपनी के अलावा कोई भी संस्थान, वो कृत्रिम व्यक्ति हो गया। और प्रतिनिधि व्यक्ति भी होता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्तिगत खाते होते हैं, व्यक्तिगत जो लेन देन होते हैं, उनको इसके अंदर दर्ज किया जाता है। और ये भी अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेखांकन की एकमात्र प्रणाली जिसमें द्विपक्ष सिद्धांत यानी कि डबल एंट्री सिस्टम का पूर्णतः पालन नहीं किया जाता, यानी कि इसमें पार्शली आंशिक रूप से डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। पूरी तरह से इसके अंदर हम फॉलो नहीं करते जो डबल एंट्री सिस्टम है, जो दोहरा लेखा का जो सिद्धांत है, द्विपक्ष सिद्धांत। यानी कि द्विपक्ष सिद्धांत का मतलब होता है कि इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें द्विपक्ष सिद्धांत का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता। और तीसरा है अगला है अपूर्ण तथा अवैज्ञानिक प्रणाली। देखो, पूर्ण और वैज्ञानिक प्रणाली तो भारतीय दोहरा लेखा प्रणाली है। अब इकहरा लेखा प्रणाली क्या है, अपूर्ण साहब और अवैज्ञानिक है। इसमें तलपट बनाकर खाता बही की शुद्धता की जांच संभव नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि खाता बही स्वयं में पूर्ण नहीं होती, इसमें खाता बही पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाती, इसलिए तलपट बनाकर खाता बही की शुद्धता की जांच संभव नहीं है इसके अंदर। और आप सभी जानते हो कि खाता बही की जो गणितीय शुद्धता की जांच होती है उसके लिए हम बनाते हैं, तैयार करते हैं तलपट। लास्ट टॉपिक है, रोकड़ संबंधी व्यवहारों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन लाभ हानि खाता नहीं बनाने के कारण लाभ हानि की जानकारी संभव नहीं है। इसके अंदर लाभ हानि खाता नहीं बनाया जाता, और लाभ हानि खाता नहीं बनाया जाता इसीलिए हमारे को लाभ हानि की जानकारी मिल ही नहीं सकती इसके अंदर। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको जो भी आपके नकद लेन देन है उनसे संबंधित इसके अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है, तो रोकड़ संबंधी जानकारी आपको अवश्य मिल जाती है। तो ये हमारी इकहरा लेखा प्रणाली हो गई। दोहरा लेखा प्रणाली हमने पढ़ लिया, दोहरा लेखा प्रणाली तो हमने, इसमें भारतीय बही खाता प्रणाली, ठीक, भारतीय बही खाता प्रणाली पढ़ी हमने। और फिर पढ़ा हमने इकहरा लेखा प्रणाली, और ये है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली। अब इसमें क्या खास बातें हैं, यह द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है साहब। देखो, हमने यहाँ पर पढ़ा कि इकहरा लेखा प्रणाली है, ये द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित नहीं है। जो द्विपक्षीय अवधारणा है, द्विपक्षीय सिद्धांत है, उसके ऊपर ये आधारित नहीं है। लेकिन जो हमारी दोहरा लेखा प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम जो है, वो द्विपक्षीय सिद्धांत पर आधारित है साहब। ये द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। अर्थात द्विपक्षीय अवधारणा का मतलब क्या होता है कि बिना 2 पक्षों के लेन देन संभव नहीं है। इसमें 2 पक्ष तो होते हैं, एक डेबिट पक्ष और दूसरा होता है क्रेडिट पक्ष। एक नाम पक्ष, दूसरा दूसरा पक्ष जमा किया जाता है इसके अंदर। तो ये 2 पक्ष होते हैं, नाम पक्ष और जमा पक्ष। और दोहरा लेखा प्रणाली है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है, ये जो दोहरा लेखा प्रणाली है हमारी, ये इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर बता रखा है कि व्यवसाय में हुए समस्त लेन देनों को हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, यानी कि सीक्वेंस रूप में लिखते हैं, नियमों के अनुसार लिखते हैं साहब, नियमबद्ध लिखते हैं और व्यवस्थित रूप से लिखते हैं इसके अंदर, ठीक। यानी कि इसमें
डेट के अकॉर्डिंग, जैसे आज मान लो 1 जुलाई हो गई, तो 1 जुलाई को कौन सा लेन देन हुआ उसकी एंट्री आज की जाएगी। फिर 1 जुलाई वाले के बाद में 2 जुलाई को अगर कोई लेन देन हुआ तो उसकी एंट्री की जाएगी। ऐसे क्या है कि क्रम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, क्रम के अनुसार इसमें लेखा किया जाता है, इसलिए इसको हम क्रमबद्ध बोलते हैं। और इसके अंदर लेखांकन में जो भी संकल्पनाएं, अवधारणाएं, जो सिद्धांत है जिनको हम आगे पढ़ेंगे, उनका भी इसमें पालन किया जाता है। इसलिए ये क्या है, नियमबद्ध भी है और व्यवस्थित रूप से इसमें लेखा किया जाता है। इसलिए ये क्या है, क्रमबद्ध, नियमबद्ध और व्यवस्थित रूप से इसमें दोहरा लेखा प्रणाली में लेखा किया जाता है साहब। ठीक, तो हमारी तीनों प्रणालियाँ हो गई। पहली प्रणाली हमारी थी भारतीय बही खाता प्रणाली, और दूसरी प्रणाली थी हमारी इकहरा लेखा प्रणाली, और तीसरी प्रणाली हमारी थी दोहरा लेखा प्रणाली। तीनों के ऊपर हमने बात कर ली, इनके अन्य नाम, इनकी क्या खास बातें थी, वो सारी हमने बात कर ली। अब जो दोहरा लेखा प्रणाली है साहब, इसमें कौन कौन से सिद्धांत है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसके 3 सिद्धांत है साहब। इसमें 2 पक्ष होते हैं, पहला नाम पक्ष और दूसरा जमा पक्ष, और दोनों पक्षों में लेखा किया जाता है और दोनों पक्षों पर समान प्रभाव होता है। ये हम आगे जब जर्नल के अंदर जब हम एंट्रियाँ पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर ये 2 पक्ष, दोनों पक्षों में लेखा, दोनों पक्षों पर समान प्रभाव, ये तीनों चीज़ें आपके वहाँ पर समझ में आ जाएगी। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि दोहरा लेखा प्रणाली के अंदर 2 पक्ष होते हैं साहब, दोनों पक्षों में लेखा किया जाता है और दोनों पक्षों पर समान प्रभाव। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक एंट्री करके दिखाता हूँ मैं आपको कि राम को मैंने 500 रुपये दिए, तो मैं यहाँ पर एंट्री कर दूंगा, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ पर मैंने लिख दिए 500, और इधर भी मैंने लिख दिए 500। अब इसमें देखो 2 पक्ष हो गए, एक तो राम और दूसरा पक्ष हो गया, ये राम को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, और दूसरा जो कैश है उसको हमने क्या किया, क्रेडिट। तो 2 पक्ष हो गए, ठीक, और दोनों पक्षों में लेखा कर दिया, यहाँ पर भी हमने लेखा कर दिया, यहाँ पर भी हमने लेखा कर दिया, और दोनों पक्षों पर समान प्रभाव। क्यों? क्योंकि इधर भी 500 रुपये से एंट्री करी, इधर से भी 500 रुपये से एंट्री करी। तो ये होती है हमारी दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाएं, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली होती है, इसकी अवस्थाएं कौन कौन से चरणों से होकर गुजरती है वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें किया जाता है प्रारंभिक लेखा, और मैंने आपको बताया कि प्रत्येक व्यवहार का लेखा प्रारंभिक लेखा पुस्तक में दर्ज किया जाता है। ठीक, जो दर्ज यानी कि एंट्री की जाती है सबसे पहले, वो प्रत्येक व्यवहार की जो भी एंट्री होगी वो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज की जाएगी। और प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में मैंने आपको अभी बताया कि प्रारंभिक लेखा पुस्तक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अगर व्यवसाय आपका छोटा है तो कौन सी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक रहेगी, अगर आपका व्यवसाय बड़ा है तो कौन सी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक रहेगी। देखो, अगर व्यवसाय छोटा हो तो आपकी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होगी जर्नल, ठीक, क्योंकि इसके अंदर लेन देन कम होंगे तो फिर जर्नल से ही काम चल जाएगा आपका। और यदि अगर आपका व्यवसाय बड़ा है, आपके लेन देन वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल का विभिन्न बहियों में उपविभाजन, यानी कि इसको हम बोलते हैं, इसको आप इस प्रकार बोल सकते हो कि जर्नल का विभिन्न बहियों में उपविभाजन, उसको हम क्या बोलते हैं, सहायक बहियाँ। ठीक, यानी कि जर्नल को सहायक बहियों में तोड़ना, जर्नल को सहायक बहियों में तोड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल का उपविभाजन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, अगर व्यवसाय छोटा है तो प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कौन सी हो जाएगी, जर्नल, और व्यवसाय अगर आपका बड़ा है तो प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कौन सी हो जाएगी, सहायक बहियाँ, जो कि 8 प्रकार की होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा होता है साहब, इसकी जो अवस्था है उसमें होता है वर्गीकरण एवं खतौनी। वर्गीकरण और खतौनी, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर लेजर बनाते हैं, यानी खाता बही बनाते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, खतौनी। ठीक, इसमें कुल क्रय, कुल विक्रय, क्रय वापसी, रोकड़ इत्यादि जानने के लिए समस्त व्यवहारों का नियमानुसार मदवार पृथकीकरण कर दिया जाता है। ठीक, यानी कि क्रय से संबंधित जितनी भी एंट्रियाँ होगी उसके लिए हम अलग से क्रय खाता बनाएंगे। विक्रय से संबंधित जो भी एंट्रियाँ होगी उनको सभी जगह, विक्रय से संबंधित जो भी एंट्रियाँ हैं उनको हम एक जगह कर देंगे, यानी कि मद के अकॉर्डिंग, आइटम के अकॉर्डिंग अलग अलग उनका जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो अलग अलग बही के अंदर बनाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सहायक बहियाँ। ठीक है, कुल क्रय, यानी कि ये जो क्रय भैया, इसके अंदर परचेज से संबंधित उधार क्रय, आपने उधार क्रय किया तो उससे संबंधित सारे लेन देन इसके अंदर आ जाएंगे। उधार विक्रय से संबंधित इसमें आ जाएंगे। क्रय वापसी, यानी कि आपने, क्रय वापसी का मतलब है कि आपने कोई किसी को सामान बेचा, मतलब आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, आपने क्रय कर लिया और आप वापस कुछ सामान लौटा रहे हो तो उसको बोलते हैं क्रय वापसी। ठीक, तो इस प्रकार से जो भी इनके पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो पर्टिकुलर बहियों के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्गीकरण एवं खतौनी। तो उपर्युक्त समस्त प्रक्रिया
खाता बही में संपादित की जाती है, ये मैंने अभी बताया, अर्थात प्रत्येक मद का पृथक खाता तैयार किया जाता है। तीसरा साहब सारांश लेखन और अंतिम खाते तैयार करना, ये तीसरी स्टेप है दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्था के अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रारंभिक लेखा किया, प्रारंभिक लेखे के बाद में हमने किया वर्गीकरण एवं खतौनी, और तीसरा हमने किया सारांश लेखन और अंतिम खाते तैयार करना। ये हमारी दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाएं हो गई। अब ये दो नोट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको मैंने आपको अभी बताया भी था। इसमें ये देखो इस प्रकार, पहला, अगर जर्नल का विभिन्न बहियों में विभाजन कर दिया जाए, जर्नल का विभिन्न बहियों में विभाजन कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल का उपविभाजन। ठीक, और खाता बही को क्या बोलते हैं, खाता बही को क्या बोलते हैं, खाता बही को बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली में प्रमुख पुस्तक। अब देखो दो चीज़ें समझना, आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ कि प्रारंभिक लेखे की जो प्रमुख पुस्तक होती है, प्रारंभिक लेखे की प्रमुख पुस्तक कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी जर्नल। ठीक, प्रारंभिक लेखे की प्रमुख पुस्तक कौन सी हो गई, जर्नल। और दोहरा लेखा प्रणाली में प्रमुख पुस्तक कौन सी हो गई, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली में प्रमुख पुस्तक कौन सी हो गई, खाता बही। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है कि दोहरा लेखा प्रणाली के डबल एंट्री सिस्टम की प्रमुख पुस्तक तो हो गई खाता बही, और प्रारंभिक लेखे की प्रमुख पुस्तक कौन सी होती है, जर्नल। तो इन दोनों को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक, कंफ्यूज करने वाली चीज़ है ये वही चीज़ आगे वापस जो हमने पहले पढ़ ली कि वित्तीय व्यवहार की प्रक्रिया, यानी कि कोई भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसकी प्रोसेस क्या रहती है, किस प्रकार से उसको रिकॉर्ड किया जाता है, किस प्रकार से उसकी खाता बही में खतौनी की जाती है। फिर खाता बही में खतौनी करने के बाद में खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए हम तैयार करते हैं तलपट, और उसके बाद में हम बनाते हैं व्यापार खाता, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। क्यों, क्योंकि उससे हम सारांश लेखन तैयार करते हैं और निर्वचन करने के बाद में हम करते हैं सूचनाओं को संप्रेषित। तो इसमें आ जाता है हमारा सबसे पहले प्रारंभिक लेखांकन, और दूसरा आता है वर्गीकरण एवं खतौनी, तीसरा आ जाता है तलपट, और लास्ट में आ जाता है विश्लेषण एवं निर्वचन। प्रारंभिक लेखे के अंदर वही चीज़ें सारी, प्रारंभिक लेखा पुस्तक जर्नल के अंदर एंट्री की जाती है। अगर व्यवसाय बड़ा है तो फिर सहायक बहियाँ जो होती है वहाँ पर एंट्री की जाती है। फिर खाता बही में खतौनी, खाता बही में खतौनी, यहाँ पर ये दूसरी प्रोसेस होगी, पहली प्रारंभिक लेखांकन, फिर खाता बही में खतौनी, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों का विभाजन कर दिया जाता है और खाता बही तैयार की जाती है, और खाता बही में क्या की जाती है, खतौनी। फिर तलपट, यानी कि खाता बही की सहायता से तैयार किया जाता है, और खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए हम क्या तैयार करते हैं, तलपट। ठीक, और फिर तलपट की हेल्प से हम क्या करते हैं, विश्लेषण और निर्वचन करते हैं, जिसके अंदर हम व्यापार खाता, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट यानी कि स्थिति विवरण हम तैयार करते हैं। तो ये हमारी कोई भी जो वित्तीय व्यवहार होता है उसकी ये प्रोसेस होती है, उसकी प्रक्रिया होती है। तो पहली प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है, दूसरी प्रोसेस ये, तीसरी ये, और लास्ट में ये प्रोसेस होती है इसके अंदर। ये बिल्कुल सिंपल है साहब, दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ, यानी कि डबल एंट्री जो सिस्टम होते हैं उसके क्या क्या लाभ है, बिल्कुल ईजी है। आप एक बार इनको पढ़ोगे तो आप वैसे आपके समझ में आ जाने वाले हैं। ये 8 मुख्य बिंदु है। सबसे पहला है साहब कि दोहरा लेखा जो प्रणाली है वो पूर्ण एवं वैज्ञानिक आधार पर इसमें लेखा किया जाता है, और पूर्ण और वैज्ञानिक आधार पर होने के कारण ये क्या है, विश्वसनीय प्रणाली। ठीक, और विश्वसनीय प्रणाली है तभी हमारे को P&L की जानकारी मिलती है, आर्थिक स्थिति का ज्ञान मिलता है, सूचनाओं को हम आसानी से प्रेषित कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, सुगम प्राप्ति कर सकते हैं, धोखाधड़ी व जालसाजी की कम से कम संभावना रहेगी। क्यों, क्योंकि ये विश्वसनीय प्रणाली है और पूर्ण एवं वैज्ञानिक आधार पर इसमें लेखा किया जाता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से हम क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, और इसको वैधानिक मान्यता भी मिली हुई है साहब। लेकिन फिर भी आप सभी जानते हो कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक, और एक पहलू होता है पॉजिटिव और दूसरा पहलू होता है नेगेटिव। तो दोहरा लेखा प्रणाली के भी कुछ ना कुछ दोष है। अब ये दोष कौन कौन से हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला दोष है साहब कि भूल संबंधी अशुद्धि का कोई प्रभाव नहीं, यानी कि भूल संबंधी अशुद्धि का मतलब है कि कोई भी वित्तीय लेन देन जिसको आपने प्रारंभिक लेखा पुस्तक में उसकी एंट्री नहीं करी, अगर आप प्रारंभिक लेखा पुस्तक में उसकी एंट्री नहीं करोगे तो दोहरा लेखा प्रणाली आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताएगी साहब। ठीक, यानी कि आपके आंकड़े बता देंगे, मैच हो जाएंगे, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। आपको लाभ हो रहा तो लाभ दिखा देगा, हानि हो रही तो हानि दिखा देगी, लेकिन ये आपको पकड़ नहीं पाएगी इस चीज़ को कि आपने कोई भूल भी करी है, कोई एंट्री आपने छोड़ भी दी है।
दूसरा साहब गणितात्मक अशुद्धि। अगर आपने 1 लाख की जगह 10,000 भी लिख दिए और सभी जगह वो 10,000 चल रहा है तो भी दोहरा लेखा प्रणाली इस चीज़ को पकड़ नहीं पाएगी। तीसरा है क्षतिपूर्वक अशुद्धि को खोजना कठिन। देखो, क्षतिपूर्वक अशुद्धि होती है कि आपने कोई गलती कर दी, ठीक, और आपने फिर दूसरी गलती कर दी, तो दूसरी गलती करने की वजह से पहली गलती आपकी एक तरह से उसका प्रभाव ख़त्म हो गया, तो उसको हम बोलते हैं क्षतिपूर्वक अशुद्धि। तो इसको भी खोजना कठिन है दोहरा लेखा प्रणाली में, ये इसका दोष है। चौथा है गलत खाते के पक्ष में खतौनी का प्रभाव नहीं। यानी कि आपने राम के खाते की जगह आपने श्याम का खाता, आपने उसमें कोई लेन देन की एंट्री कर दी तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोहरा लेखा प्रणाली इस चीज़ को पकड़ नहीं पाएगी, आपके आंकड़े मैच हो जाएंगे। खर्चीली प्रणाली है साहब। और योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता, क्योंकि इसमें एक वैज्ञानिक आधार पर तैयार की जाती है। इसके अंदर संकल्पनाएं, अवधारणाएं, मान्यताएं, सिद्धांत जो कि हम आगे पढ़ेंगे उनके आधार पर दोहरा लेखा प्रणाली की जाती है। तो ये इसमें क्या है कि ट्रेंड व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है जो कि योग्य एवं प्रशिक्षित होने आवश्यक है। तो ये दोहरा लेखा प्रणाली के दोष है साहब। अब इसमें है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखांकन के विभिन्न आधार। यानी कि लेखांकन किस आधार पर किया जाता है, कौन कौन से आधार लेखांकन करने के किसी भी व्यवसाय के अंदर, तो उसके 3 आधार है साहब। यानी कि 3 बेसिस के ऊपर हम लेखांकन कर सकते हैं। तो इसमें पहला है रोकड़ आधार, दूसरा है उपार्जन आधार और तीसरा है मिश्रित आधार, ठीक। अब रोकड़ आधार जैसे नाम से पता लग रहा है, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें केवल नकद लेन देनों का लेखा किया जाता है। यानी कि नकद लेन देन केस में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उन्हीं की एंट्री की जाती है, उधार की नहीं की जाती इसके अंदर। तो पहला ये हो गया। और इसकी दूसरी खास बात क्या है रोकड़ आधार वाले की, इसकी है कि ये जो रोकड़ आधार है वो कहाँ पर उपयुक्त है, स्वयंसेवी संस्था, पुण्यार्थ कोई ट्रस्ट है वो, और पेशेवर व्यक्ति, इन तीनों के लिए ये रोकड़ आधार क्या है, उपयुक्त है। अब उपार्जन आधार क्या होता है साहब, देखो, वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के आधार पर लेखा। इसके अंदर नकद का कोई रोल नहीं है। जैसे आपने मान लो आज किसी को कोई सामान बेच दिया 20,000 रुपये का मान लो, और जिसने आपने जिस व्यक्ति को सामान बेचा और उसने सामान तो लेके वो घर चला गया लेकिन आपको आज पैसा नहीं दिया, तो पैसा तो वो पता नहीं कब देगा, लेकिन आपने आज ही पुस्तकों में एंट्री कर दी कि साहब मैंने 20,000 का माल बेच दिया, मेरे 20,000 की कमाई हो गई। इसमें आपने नकद नहीं देखा, वो नकद को नहीं देखा आपने कि उसने नकद पैसे दिए कि नहीं दिए। आपने ये देखा कि लेखा कब हुआ, यानी कि लेन देन कब हुआ है, सॉरी लेखा नहीं लेन देन, कि लेन देन कब हुआ है। तो जिस दिन लेन देन होता है उसी दिन हम मान लेते हैं कि आज, जैसे आपने किसी को माल बेच दिया 20,000 का, तो लेन देन आज हुआ, तो आपने आज ही क्या मान ली, 20,000 की आय मान ली, और आप आज ही उसकी एंट्री कर दोगे। इसमें नकद कब आएगा कब नहीं आएगा, ये इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगला, जिस दिन आय प्राप्ति का अधिकार होता है उसी दिन लेखा। यानी कि आपने आज 20,000 का सामान बेचा तो आपका अधिकार तो आज ही हो गया क्योंकि आप 20,000 रुपये कमा चुके हो, ठीक। तो जिस दिन आय प्राप्ति का अधिकार होता है उसी दिन लेखा कर दिया जाता है साहब। और नकद का प्राप्त होगा वो इसमें ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता क्योंकि ये चीज़ें हम रोकड़ आधार के अंदर ध्यान देते हैं। लास्ट का है कि चालू वर्ष से संबंधित मदों को ही इसमें शामिल किया जाता है। बट ऑब्वियस है इसके अंदर अपने करंट ईयर्स में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उधार हो रहे हैं, आपको जिस दिन आय प्राप्ति का अधिकार है वो जिस दिन आपको आय प्राप्ति का अधिकार है वो करंट ईयर से रिलेटेड जो भी लेन देन होंगे आप उन्हीं को और तीसरा है मिश्रित आधार। नाम से पता लग रहा है मिश्रित यानी मिक्स है साहब। किस किस का है, एक तो रोकड़ आधार और दूसरा उपार्जन आधार। दोनों का जो मिक्स है, दोनों की जो विशेषताओं वाला जो आधार है वो कौन सा है, अपना मिश्रित आधार। अब इसमें दोनों चीज़ों को फॉलो किया जाता है। देखो कैसे, रोकड़ आधार तथा उपार्जन आधार का ये क्या है, मिश्रित रूप है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संशोधित उपार्जन आधार इसका दूसरा नाम है। अब इसमें देखो लेखा कैसे किया जाता है। इसमें व्ययों का लेखा उपार्जन आधार पर और आयों का लेखा रोकड़ आधार पर। इसमें यह माना जाता है कि आय जिस दिन हमारे को नकद में प्राप्त होगी, जो हमारी अर्निंग है जिस दिन हमारे को नकद में प्राप्त होगी उसी दिन हम क्या करेंगे, उसका लेखा करेंगे। यानी कि आय के ऊपर तो ये रोकड़ आधार लगाता है और व्यय के ऊपर क्या लगाता है, ये उपार्जन आधार। यानी कि व्यय को ये मानता है कि जैसे आज आपने कोई 20,000 का खर्चा कर दिया, आपने अपने बिजनेस में किसी कर्मचारी को मान लो रख लिया और आप उसको दे रहे हैं 20,000 रुपये महीने की सैलरी, तो ये क्या हुआ आपका खर्चा, क्योंकि आप उसको 20,000 रुपये सैलरी दोगे। अब देखो सैलरी अक्सर देते हैं हम, कब देते हैं,
कि वो आदमी जब 1 महीने की पूरी नौकरी कर लेगा तो उसके बाद में हम 1 महीने बाद में उसको पेमेंट करते हैं, 1 महीने बाद। लेकिन आप तो महीने की पहली तारीख को मान लोगे कि साहब हमारे इस आदमी को 20,000 रुपये देंगे 1 महीने बाद में, तो वो आप आज ही एंट्री कर लोगे कि हमारा खर्चा हो गया 20,000 का। लेकिन जो अर्निंग है, जो आय है, वो हम कब मानते हैं? जैसे आज आपने 20,000 का सामान बेच दिया किसी को, तो आप इसमें एंट्री आज नहीं करोगे कि आपको 20,000 की इनकम हो गई। नहीं साहब, वो जब भी आपको पैसा देगा, जब भी 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आपको पैसा देगा, आप उसी दिन उसको क्या मानोगे? आय के रूप में मानोगे। इसलिए ये क्या है? मिश्रित आधार। अब इसमें देखो, जिन संस्थाओं की प्राप्तियां अनिश्चित है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, जिन संस्थाओं की प्राप्तियां अनिश्चित है तथा वे निश्चित होते हैं, उनके लिए ये उपयुक्त है। उदाहरण के लिए स्थानीय निकाय, कोई लोकल बॉडी हो गया, और सरकारी संस्थान। जैसे मैं सरकार का एग्जाम्पल लूँ, सरकार बजट बनाती है, बजट की घोषणा करती है। आप सभी को पता है, जो राजस्थान सरकार है, केंद्र सरकार है, तो ये क्या करती है? हर 12 महीने बाद में बजट लेके आती है, तो उसमें घोषणा तो कर देती है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ, सरकार ये बोलती है कि हम 20 रुपये खर्च करेंगे साहब इस साल, ठीक। तो यहाँ पर वे तो क्या हो गया? निश्चित हो गया। देखो, वे क्या हो गया? निश्चित हो गया कि हम 20 रुपये खर्च करेंगे। लेकिन ये 20 रुपये खर्च करने के लिए आप पैसा कहाँ से लाओगे? उसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राप्तियाँ जो होती है वो अनिश्चित होती है। तो ये जो चीज़ है, ये मिश्रित अवधारणा, ये दोनों अवधारणाओं का जो मिश्रित रूप है, मिश्रित आधार है, ये वहीं पर ज़्यादा उपयुक्त रहती है जिन संस्थाओं की प्राप्तियाँ तो क्या हो? अनिश्चित, और वे क्या होते हैं? निश्चित। और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। इसके 2 एग्जाम्पल है मुख्य, जिसमें पहला है स्थानीय निकाय यानी कि लोकल बॉडी, और दूसरा सरकारी संस्थान। इसमें प्राप्ति तथा व्यय खाता तैयार किया जाता है, और यह रूढ़िवादिता की परंपरा पर आधारित है। रूढ़िवादिता की परंपरा क्या होती है? इसमें रूढ़िवादी परंपरा का मतलब ये होता है कि यानी कि आप व्ययों का लेखा तो उपार्जन आधार पर कर रहे हो, और आय का लेखा रोकड़ आधार पर। यानी कि अगर आप आय का लेखा तब कर रहे हो कब? जब वो आपको प्राप्त हो रही है कि नकद रूप में। और व्यय का लेखा कब कर रहे हो? जब वो मतलब आपने पेमेंट भले ही नहीं किया हो, लेकिन जिस दिन आपका खर्चा हो गया, आप उसी दिन उसकी एंट्री कर देते हो। मैंने आपको बे एग्जाम्पल दिया कि आपने कोई कर्मचारी रखा मान लो अपने बिजनेस में, और उसको आप क्या दोगे? सैलरी। तो आपका खर्चा हो गया, लेकिन वो आप महीने की पहली तारीख को आप एंट्री कर लोगे कि साहब ये हमारा 20,000 का खर्चा हो गया। हालांकि आप उसको पेमेंट करोगे 1 महीने बाद। तो इस प्रकार के जो आप चीज़ों को फॉलो करते हैं, इस चीज़ को जब आप मानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रूढ़िवादिता की परंपरा, ठीक। और ये जो मिश्रित आधार है, इसमें एक खाता तैयार किया जाता है। कौन सा? प्राप्ति तथा व्यय खाता। ये इंपॉर्टेंट है साहब। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो लेखांकन की जो आधारभूत शब्दावली है, उसके बारे में बात करेंगे। ये इसमें 36-37 प्रकार के शब्दावली है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपने ये चीज़ पढ़ ली, आधारभूत लेखांकन शब्दावली, तो मान के चलिए आप अकाउंटेंसी के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आनी जरूरी है कि साहब पूंजी क्या होती है, आहरण क्या होता है, इसके अलावा देयताएँ क्या होती है, संपत्तियाँ क्या होती है, संपत्तियों के प्रकार क्या होता है ना, और दायित्व कौन कौन से होते हैं, चिट्ठा क्या होता है, लागत मूल्य, वसूली मूल्य, पुस्तक मूल्य। ये 34, 35, 36 के आसपास है, 36 शब्दावली है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें समझने के बाद में आपके लिए अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र सबसे आसान हो जाएगा, ठीक। आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा एप्लीकेशन का। आप एप्लीकेशन में जाके आप PDF ले सकते हो। और आप भी अगर RPSC स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कोर्स आप ले सकते हैं। कोर्स की आपको पूरी जानकारी ऐप में मिल जाएगी। ऐप में आप जाएं, ऐप को इंस्टॉल करें, उसके बाद में आप जानकारी लें, और कोर्स अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्स अवश्य लें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।